अध्याय 10 देख रहे हैं, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। अब हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की कि अंग्रेजों के समय क्या क्या परिवर्तन हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कलाओं की। कला क्या हो सकता है? इसमें गायन हो सकता है, म्यूजिक हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें पेंटिंग और आगे हम फोटोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे। तो पेंटिंग किस तरीके से बदली और कैसे इस पेंटिंग ने दर्शाया, चाहे अंग्रेजों ने बनाया या यूरोपियंस ने बनाया, क्या दर्शाया और हिंदुस्तानियों का इसमें क्या रोल था, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे होता है ना कि अपने घर में आप क्या देखते हैं, अपने घर में आप माँ बाप को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, और वो जो कर रहे होते हैं वो उसके आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। जो आपके लिए नॉर्मल होता है, हो सकता है वो दूसरे घर में नॉर्मल ना हो। यानी कि आप अपनी जो जिंदगी है वो दूसरे के हिसाब से आपकी इफेक्ट होती है, परिवेश से इफेक्ट होती है, आपके समाज से इफेक्ट होती है। तो कला भी, जो आप में कला आती है, जैसे कहते हैं कि मूवीज, पिक्चरें जो बनती हैं वो रियल लाइफ पे बन जाती हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो आपको लगता है कि इसलिए पिक्चरें आप पसंद करते हैं, अरे ये तो होता है, ये तो मैंने देखा है। इसी तरीके से जो कला है, कला मतलब जो पेंटिंग वगैरह की हम जो बात करने वाले हैं, वो भी हम इस तरीके से बनाते हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हम दुनिया से प्रभावित होते हैं, दुनिया में आसपास जो भी चल रहा है उसके हिसाब से हम अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, कविता लिखते हैं, गाना गाते हैं, उसी हिसाब से लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वही हम लिखते हैं, वही हम बयां करते हैं, वही हम गाते हैं, वही हम बनाते हैं। राइट? तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो औपनिवेशिक काल था, कहने का मतलब जो ब्रिटिश रूल था, करीबन 200 साल प्लस, 1750 से आप मान लीजिए, है ना, 1750 से अगर हम अंदाजन 1950 तक जाएं, वैसे उसके जस्ट पहले ही चले गए थे वो, लेकिन तकरीबन 200 साल का हम समय मान लेते हैं। इस समय जो दृश्य कला है, दृश्य कला का मतलब ये होता है, हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, जब हम कैनवस पे, कागज पे कुछ कलाकारी करते हैं, तो उसमें क्या बदलाव आए और किस तरीके से ये जो कलाकारी है ये उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म से या ब्रिटिश रूल से, और साथ में नेशनलिज्म से यानी कि राष्ट्रवाद, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्यार, उससे कैसे रिलेटेड है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ओके? तो देखिए, जब ब्रिटिश रूल था तो बहुत सारी चीजें हुई, है ना, क्योंकि लोग रह रहे थे, हर आदमी में अपनी अपनी कला होती है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है, सब में अपनी अपनी कला होती है। तो उस समय भी लोग तो थे ही, तो बहुत सारी कला रूप जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं ना, कई अलग अलग शैलियाँ आई, टेक्निक आई। अच्छा, हम पेंटिंग कैसे करेंगे, क्या सामग्री यूज करेंगे? जैसे हम ऑयल पेंटिंग की बात करने वाले हैं, हम बड़े कैनवस पे पेंटिंग करने के बारे में बात करने, हम पोर्ट्रेट पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये अलग अलग सामग्री उसमें यूज होती थी, और जो तकनीक है, तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, वो क्या क्या इस जमाने में यूज हुई, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी जो कलाएं हैं इसी समय, इसी दरमियान डेवलप हुई, उसके पहले भी थी, उसके बाद में भी रही, लेकिन उस जमाने में क्या हुआ वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज आप जो देखते हैं, चाहे आप बुर्जियों, मीनारों, महराबों वाली जो भव्य सार्वजनिक इमारतें देखते हैं, यानी आप जब एक चित्र देखेंगे और चित्र में आप कई सारी चीजें देखेंगे, कई बार आप मनोहारी दृश्य देखेंगे, कई बार आप कोई बिल्डिंग देखेंगे, मीनार देखेंगे। मेहराब क्या होता है? मेहराब जैसे आपका एक महल है और उसके अंदर का जो एरिया है उसको इतनी आलीशान तरीके से बनाया जाता है, ऐसा लगता है जैसे बड़े हाइट पे है और उसमें बड़ा झूमर उमर लटकता है। मीनार तो आप जानते ही हैं, जैसे अगर आप आजकल मस्जिद देखते होंगे तो साइड में जो लंबी सी निकली होती हैं उन्हें मीनार कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, और साथ में मनोहारी दृश्य। मनोहारी दृश्य क्या होता है? आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपने क्या बनाया? ऐसे पहाड़ बनाया, यहाँ से सूरज निकल रहा होगा, यहाँ से कोई नदी बह रही होगी, यहाँ पर आपने एक छोटा सा एक घर बना दिया होगा, यहाँ पर चाहे तो आपने कुछ आदमी दिखा दिए होंगे, और यहाँ घास फूस दिखा दिए होंगे। ऐसे आपने ये, हर आदमी ने, हर बच्चे ने ये इस तरीके की पेंटिंग तो बनाई है। तो मनोहारी दृश्य का मतलब होता है, भू दृश्य का मतलब ये होता है, भू दृश्य। देखिए, दृश्य जो होता है उसमें भू जोड़ दें तो जमीन की बात आ जाती है। तो मनोहारी मतलब बड़ा सुंदर दृश्य। अगर आप मसूरी जाते हैं, अगर आप मन्नार जाते हैं, केरल के मन्नार जाते हैं, या फिर आप माउंट आबू जाते हैं,
या आप किसी बीच पे जाते हैं तो वो बड़ा मनोहारी दृश्य होता है। लेकिन इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कि ये चित्र भी होते हैं। चित्र कैसे कि किसी इंसान का चित्र बना दिया आपने, किसी देवी देवता का चित्र बना दिया, जैसे आपने बनाया कृष्ण जी का, आपने बनाया किसी और भगवान का, या कहें दुर्गा माता जी का, तो देवी देवता की तस्वीरें बनाई गई। इसके अलावा मशीन जब आ गई, जब एक आदमी बनाता है तो एक चित्र बनाएगा, अगर एक आदमी बना रहा है तो एक चित्र बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा। लेकिन अगर मशीनें आ जाती हैं तो अगर एक चित्र बना सकते हैं तो उस चित्र के बहुत रेप्लिकास बना सकते हैं, जैसे आजकल हम फोटोकॉपी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे असंख्य चित्र या तस्वीरें बनाई गई। ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। पेंटिंग क्या हुआ, जो मैंने आपको कहा कि जब भी हम ये रूप कला के बारे में बात करेंगे तो एक तो पेंटिंग हो गई, और दूसरी हम बात करेंगे छापा। छापा क्या हुआ, जो आजकल का फोटोकॉपी है, यानी एक ही चीज बना दी और उसके असंख्य या नंबर ऑफ फोटोकॉपीज निकाल दी या उसकी प्रतिरूप निकाल दी। तो इनकी तकनीकों में क्या बदलाव आए उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बड़ा मनोहारी चित्र इसमें दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि ये दमयंती है और इसको बनाया है राजा रवि वर्मा। अब ये राजा क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। रवि वर्मा नाम याद रखिएगा। दमयंती एक बहुत बेहतरीन चित्र बनाया है राजा रवि वर्मा ने, और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप। साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है, जब कोई एक इंसान या एक डायनेस्टी साम्राज्य बनाती है किसी एक जगह पे। जैसे ब्रिटिश ने क्या किया था, और ब्रिटिश के पहले कौन थे, मुगल थे। तो मुगल भी उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था, मुगल साम्राज्य। इसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य, ऐसे बोलते हैं ना। तो हुआ ये कि 18वीं सदी की बात मैं कर रहा हूँ, 1700 से ऊपर की बात ले जा रहा हूँ आपको। तो इस ज़माने में जैसे मैंने कहा 1750 से एकदम शुरुआत हो जाती है। 1700 वैसे तो अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी बहुत सारे लोग आते थे हमारे यहाँ, ट्रेड करते थे। लेकिन जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ में हम दोनों, जो आजकल का यूनाइटेड किंगडम है और स्कॉटलैंड, दोनों को गिनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो लोग आए, ये अपने साथ बहुत सारे लोग इनके साथ आए। जैसे कि जो भी शासक थे यहाँ पर, जो भी वायसराय आए या फिर उसके पहले हमारे गवर्नर जनरल आए या जो भी शासक आए, उसके साथ जो व्यापारी थे वो बहुत सारे कलाकारों को भी लेके आए। यानी कि व्यापारी आ रहे हैं, शासक आ रहे हैं, उनके साथ जो भी लोग होंगे उनमें बहुत सारे लोग होंगे जिनमें कलाकारी होगी, राइट। अब जो कोई एक दूसरा आदमी आता है, जैसे अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आप मैंगलोर से आते हैं, कर्नाटक में है, तो आप मैंगलोरियन डोसा खाते हैं, बनाते हैं, तो वो वहाँ का मसाला अलग होता है, वहाँ का टेस्ट अलग होता है। इसी तरीके से जब अब बाहर के लोग आते हैं तो बाहर के लोग अपने साथ में कलाकारी लाते हैं, या कहें नई शैलियाँ लाते हैं। यानी वही चीज़ बनाने की वही चीज़ करने का दूसरा तरीका, नया तरीका या फिर अलग तरीका, इसे हम नई शैलियाँ कहते हैं। तो जो बहुत सारे लोग आए ब्रिटिशर्स के साथ, कलाकार आए, वो अपने साथ नई नई टेक्निक्स लेके आए, नई नई शैलियाँ लेके आए। अब जो ये तस्वीरें उन्होंने बनाई, क्योंकि देखिए अब कुछ लोग यहाँ पर आए, ब्रिटिश, पहले हवाई जहाज तो होते नहीं थे, पहले शिप से आते थे। शिप में कितने लोग आ सकते हैं, और लोग यहाँ क्यों आएंगे, ब्रिटेन में खुश है, हिंदुस्तान का आदमी बाहर कितना गया होगा उस जमाने में। इस तरीके से ब्रिटेन से हिंदुस्तान में कितने लोग आए, कम ही लोग आए, और उसमें बहुत कम आपके ये आए, कलाकार आए। तो उन्होंने जो भी चित्र बनाया, जो भी यहाँ पर एक कहें कि आर्टिस्टिक वर्क किया, वो यूरोप में जहाँ से भी वो आए, यूरोप में कहने का मतलब ये हो गया कि आप ब्रिटेन की बात करेंगे, पूरे यूरोप की बात करेंगे, क्योंकि डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, तो मैं केवल अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी यूरोप से आए, वो जब उन्होंने अपना चित्रण किया, यहाँ पर बनाए, वो यूरोप में जाके बड़ा फेमस हो गया। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ के यूरोप के लोग, जैसे ये यूरोप है, यहाँ पर इंग्लैंड है, ऊपर यहाँ है इंग्लैंड, तो ये लोग यहाँ तो आते नहीं थे, हिंदुस्तान तो आते नहीं थे, लेकिन जितने लोग भी आते थे और वो यहाँ पर अगर कलाकार आए और उनका चित्र जब यहाँ जाता था, तो इनको, जो यहाँ के लोग हैं, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग हैं या यूरोप के लोग हैं, उनको ये लगता था कि जो चित्र बनाए गए हैं उस चित्र के हिसाब से वो हिंदुस्तान को समझते थे, हिंदुस्तान को जानते थे, और वो ये मानते थे कि इस तरीके से हिंदुस्तान बनता है। यानी कि भारत की जो छवि थी, भारत का जो इंप्रेशन था, भारत की जो पिक्चर थी, भारत का जो छाया दृश्य था, परिप्रेक्ष्य था, जो भी बैकग्राउंड था, वो यहाँ से जब बन के जाता था चित्रों के माध्यम से, तो वहाँ के लोग उन चित्रों को देख के समझते थे, अच्छा हिंदुस्तान ऐसा रहा होगा, ऐसा रहता है। ओके,
अब यूरोपीय कलाकार जब आए तो साथ में यथार्थवाद का विचार लेके आए। यथार्थवाद का मतलब होता है एक्चुअल, जो चीज है वो है। यथार्थ मतलब बिल्कुल वो जैसा है। वाद मतलब ये एक इसके, जब हम जैसे समाजवाद कहते हैं तो बहुत सारे लोग जब इस चीज को फॉलो करने लगते हैं तो वाद कहते हैं। यथार्थ मतलब एक्चुअल चीज जो है वो है। तो कलाकार इसमें जरूरी ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक कलाकार है, ये जो अपनी आंखों से देख रहा है ना, वही वो चित्रण करे, यानी कि जो वो देख रहा है। जैसे उसने यहाँ पर अगर स्क्वायर देखा तो स्क्वायर ही बनाए, उसने यहाँ पर ट्राइंगल देखा तो वो ट्राइंगल बनाए। यानी जो यथार्थ तरीके से जो चीज़ उसको दिख रही है उसको उसी तरीके से बनाए, और ख़ास तौर पे ऐसा बनाए कि ये जीवंत दिखाई दिए, लाइवली दिखाई दे और असली दिखाई दे। यानी आप पिक्चरों को देख के ये ना समझें कि भाई ये पिक्चर बनाई गई है, ऐसा लगे कि हम जैसे ही चित्र देखें तो ऐसा लगे कि अरे ये तो उसी जगह को हम देख रहे हैं। जैसे आजकल हम वीडियो क्लिक करते हैं, ऑडियो क्लिक करते हैं ना अपने स्मार्टफोन्स में, तो एकदम एक्चुअल चीज़ दिख जाती है, जैसी है वैसी दिख जाती है। उसी तरीके से चित्र यानी कि जो पिक्चर है वो बनाने की बात हो रही है। तो ये लोग जब यूरोपीय लोग आए तो ये साथ में तैल चित्रों की तकनीक लाए। यानी तैल चित्र क्या हुआ? ये हुआ आपका ऑयल पेंटिंग। क्या हुआ? ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग लेके आए। तो यूरोपीय कलाकार जब आए, इन्होंने बहुत सारी अलग अलग विषयों पे बनाए। हिंदुस्तान में तो विषयों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में अलग अलग जगह है, केव्स है, पुरानी चीज़ें हैं, एंशिएंट चीज़ें हैं, लोग अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, यहाँ के कल्चर अलग अलग है। तो जो भी इन्होंने चित्र बनाए, इसमें ये चीज़ ज़रूर दिखाने की कोशिश की कि जो चित्र बने इसमें जो ब्रिटिश लोग हैं उनको श्रेष्ठ दिखाया गया, उनको बड़ा दिखाया गया। इन चित्रों से आप समझ जाएंगे, जैसे मैं चित्र दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को यहाँ के लोगों से श्रेष्ठ, बड़ा और कैसे कहेंगे सभ्य दिखाने की कोशिश की। एक इसमें चित्र की बात हो रही है या दृश्य की बात हो रही है, वो है मनोहारी दृश्य। मनोहारी दृश्य का मतलब ये होता है कि जो मन को हर ले, दिल को सुकून पहुंचाए, ऐसा चित्र। तो यहां पर बात होने वाली है दो लोगों की, उनको मैं दिखा दूं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है थॉमस डैनियल और उनके भतीजे हैं विलियम डैनियल। थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल, ये चाचा, ये भतीजा। कौन है? चाचा भतीजा थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल। और ये दोनों जो साहब हैं ये चित्रकार थे, ये पेंटिंग बनाते थे। तो इनकी बात क्यों हो रही है? अब ये एक चीज़ और आपको बता दूं, उत्कीर्ण चित्र का मतलब क्या होता है, ये शब्द आने वाला यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई लकड़ी है, कोई या फिर कहे कोई धातु है जिसे हम मेटल कहते हैं, उसके छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये पेपर है, यहाँ पर मान लीजिए ये लकड़ी है या फिर धातु है, इसके नीचे कुछ इंप्रेशन होगा, इसको लेके इस पर ठप्पा लगा दिया गया। जब ठप्पा लगा दिया गया तो जो उत्कीर्ण, इसको हम उत्कीर्ण चित्र कहते हैं, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस, बड़ी प्रचलित सी साम्राज्यवादी परंपरा थी, वो थी मनोहारी दृश्य बनाने की, भू दृश्य बनाने की। भू दृश्य का मतलब होता है जमीन उसमें जरूर होगी, भू मतलब जमीन, ध्यान रखिएगा। तो जमीन या कहें जो मनोहारी जो भी दृश्य दिखता है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, उसको बनाने का एक बहुत अच्छा प्रचलन इस जमाने में था। ओके, तो होता ये था कि भारत एक ऐसा देश था, क्योंकि भारत, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वो उनके हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से ये एक ऐसा देश है या ऐसी जगह है जो अभी तक छुई नहीं गई है, यानी जिस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया, ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि जो ब्रिटेन से इंडिया लोग आ रहे हैं, वो सैलानी बन के आ रहे हैं या टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, तो वो इंडिया में आए और इसकी पड़ताल करें, इसको जाके पहचाने, जाने। तो यहाँ पर बहुत सारे भू दृश्य बनाए गए, इसमें कहीं उबड़ खाबड़ बनाए गए, जैसे ऐसे इस तरीके से कटी पटी ज़मीन बनाई गई, कहीं पर जंगल दिखाए गए। तो जो मानवीय हाथ से, यानी कि अनटेम्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, अभी तक मानवीय हाथों से जिसको छुआ नहीं गया है, यानी अभी भी बिल्कुल रॉ है, जैसा है वैसा। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मसूरी चले जाएं तो आपको ज़माने भर के वहाँ बहुत तरह तरह के होटल मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, यानी कि जो मसूरी का असली मज़ा है वो नहीं मिलता है आपको, यानी कि वो मानव उसमें घुस गया है। आपकी एक टूरिस्ट को लुभाने के लिए, उसके अरेंजमेंट करने के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें बना दी गई। तो आप देखिएगा, दो नाम मैं ले रहा हूँ, फिर से बता दूँ आपको, ये दो नाम बड़े फेमस हैं, इस चैप्टर के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस डैनियल साहब और उनके भतीजे साहब थे विलियम डैनियल।
तो ये इस जो भूदृश्य की बात कर रहा हूँ, मनोहारी भूदृश्य, इसके ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है, इसलिए इसका नाम बार बार ले रहा हूँ। अच्छा, ये लोग आए कब? ये लोग आए 1785 में। ठीक, अब ये जब आए तो कलकत्ता से शुरुआत इन्होंने की, और कलकत्ता से ये गए उत्तरी और दक्षिणी भारत, यानी कलकत्ता से ये, जैसे कलकत्ता यहाँ है, तो अगर हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो यहाँ उत्तरी और ये दक्षिणी दोनों भाग में गए, और वहाँ पर यात्रा की इन्होंने, देखा भाला, मनोहारी दृश्य देखे, और 7 साल तक ये लोग यहाँ पर रहे और बहुत सारे चित्र बनाए इन्होंने। और कुछ तो इतने बढ़िया थे कि जिस पे हम बात भी नहीं कर सकते, इतने सुंदर बनाए इन्होंने। ओके, अच्छा, ये जो बनाते थे, ये बनाते थे कैनवस पे, कागज पे नहीं, कैनवस पे, जिसमें कभी कपड़ा लगता है, कभी और कोई वस्तु लगती है। तो इस पर भी ये ऑयल पेंटिंग किया करते थे। क्या करते थे? तैल चित्र बनाते थे। और ये जो चित्र बनाते थे ये लोग, ये केवल चुनिंदा लोगों को, बड़े स्पेशल लोगों को दिखाया जाता था। हम और आप जैसे अगर उस जमाने में होते तो हम और आपको नहीं दिखाया जाता, बड़े स्पेशल लोगों को ये दिखाया जाता था। तो उत्कीर्ण चित्र जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एल्बम इस जमाने में बनते थे, उसको ब्रिटिश लोग बड़े बहुत चाव से खरीदते थे, क्योंकि हर एक ब्रिटिश आदमी, क्योंकि उनकी कॉलोनी थी हिंदुस्तान, हर एक ब्रिटिश आदमी ये जानना चाहता था कि भाई हिंदुस्तान है कैसा, बताओ तो सही, दिखाओ तो सही। और दिखाने का तरीका क्या था? चित्र बनाना। तो यहां पर आप देखिएगा एक शब्द है नयना अभिराम। तो डेनियल बंधु ने, इन दोनों, ये बंधु नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों भाई नहीं है, एक चाचा एक भतीजा है। हम इनको डेनियल बंधु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों साथ काम करते थे। तो इन्होंने कुछ चित्र बनाए। एक यहाँ पर देखिएगा, एक इमारत यहाँ पर देखिएगा, ये इमारत दिख रही है, और ये इमारत जो है इसको इन्होंने एक खंडहर के रूप में दिखाया है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमारत अपने ज़माने में बहुत बड़ी, बहुत उम्दा इमारत थी, लेकिन अब ये खंडहर बन गई है, टूट गई। देखिए आप, ये टूट गई है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गई है। ओके, अब ये एक और चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा चित्र वो कैसा होगा, क्योंकि 2 चित्र से एक डिफरेंस बताने की कोशिश की है। यहाँ पर ये जो चित्र है, ये मैं आपको यूपी ले जाऊं तो वहाँ पर गाजीपुर है, वहाँ पर ये गंगा है। तो गाजीपुर में जो गंगा है उसके पास ये खंडहर इन्होंने दिखाया, और आप देखिए कितना जीवंत चित्र है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में फ़ोटो खींच ली गई है। यहाँ पर देखेंगे टूटा फूटा है, यहाँ पर बेचारे गरीब लोग दिख रहे हैं, नाव दिख रही है, और यहाँ पर एक बेचारा गरीब कहें प्रीस्ट है, पुजारी। तो ये दिखाने की कोशिश इन्होंने की है कि जो सभ्यता थी वो अब नष्ट हो गई है, हिंदुस्तानी सभ्यता जो हुई होगी कभी, वो ख़त्म हो चुकी है, और ये जो चीज़ें टूट रही है, बिखर रही है, इसको दोबारा बनाने की जिम्मेदारी, या फिर दोबारा परिवर्तन या इसमें चेंज करने की, इसको सिविलाइज करने की, इसमें आधुनिकता या नयापन लाने की कौन कोशिश करेगा, या इसके लिए किसकी ज़रूरत है? ब्रिटिश शासन की ज़रूरत है। सब कुछ टूट फूट चुका है, अब बनाएगा कौन? ब्रिटिश बनाएंगे। एक और चित्र देखिए, ये जो चित्र है ये भी टॉमस और विलियम डेनियल ने ही बनाया है, और ये कलकत्ता में एक क्लाइव स्ट्रीट है। क्लाइव स्ट्रीट कब हो गया? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, ये जो समय है ना, ये रॉबर्ट कॉर्नवालिस जो साहब हैं, उनके आने का समय है ये। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव, या कहें उनके नाम से क्लाइव स्ट्रीट है, तो ब्रिटिश, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश राज है, इसका मतलब ये है कि ये चित्र से दिखाना चाह रहे थे कि आधुनिक सभ्यता की स्थापना कर दी। कहाँ ये टूटा फूटा, और कहाँ इन्होंने जो नई स्ट्रीट का चित्र बनाया। तो इस चित्र में दिखाना चाह रहे हैं, देखिए यहां आप देखिए बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सुंदर इमारतें हैं, बिल्कुल वेल मैनर्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, डिसिप्लिन तरीके से बनाई गई है। देखिए ये आपको दिख रहे हैं वो लोग, अंग्रेज लोग, और सब चीज़ें, बड़ी बड़ी रोड्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पर अहाते हैं, और लोग इस तरीके से आ रहे जा रहे हैं। यानी कि इसको बनाने का सारा जो श्रेय है वो ब्रिटिश लोगों को जाता है। अब कलकत्ता की बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, ये भी कलकत्ता का चित्र है। तो ये जो नया कलकत्ता है, इसमें ये चौड़े रास्ते में जो बता रहा हूँ, ये जो चौड़े रास्ते इन्होंने बताए हैं, वो यूरोपीय शैली की यहाँ इमारतें दिखाई जा रही हैं, और यातायात के नए साधन दिखाए जा रहे हैं। केवल यही नहीं बैलगाड़ी, बल्कि और भी साधन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये जो कितना यहाँ पर बल शांत लोग बैठे हैं, है ना, बेचारे यूँ बैठे हैं, और यहाँ पर क्या है, सब चीज़ जीवंत है, लाइवली है, सब हैप्पी हैं, खुश है, आराम से आ रहे जा रहे, गहमा गहमी चल रही है। यानी लोग मोटिवेशन से और खुशी से भरे हुए, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। तो चित्र 2 और 3 में आप देखिएगा कि एक चित्र में जो पिछला मैंने दिखाया वो परंपरागत भारत है, जो बिल्कुल टूट चुका है, फूट चुका है, और ब्रिटिश शासन में जो क्लाइव स्ट्रीट बनाई गई वो शानदार है, लोग खुश हैं,
बड़ी बड़ी रोडें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जो पहला भारत है इसको बिल्कुल बेकार दिखाया गया है, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, जहाँ कोई आधुनिकता नहीं है, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, गति नहीं है, सब आराम से बैठे हुए हैं, कोई एनर्जी नहीं है। जिसमें आपने फ़कीर देखा, गाय देखी, नदी देखी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फ़कीर है, प्रीस्ट है, यहाँ नाव दिख रही है, गाय भी दिख रही है। तो इसका मतलब ये पुरानी चीज़ें दिखा रहे हैं इसमें। लेकिन अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन बताया गया, ये केवल ब्रिटिश ला सकते हैं, ब्रिटिश ला रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की इन्होंने। एक चित्र कहते हैं कि वो 1000 से लेकर 10,000 शब्दों के बराबर होता है। मतलब एक चित्र बहुत सारी चीजें बयान कर जाता है। जो ब्रिटिश रूल था उसके पहले जो हिंदुस्तानी कला थी वो थोड़ी अलग थी। तो चाहे ब्रिटिश लोग हों या वो भारतीय लोग हों, ब्रिटिश हों या इंडियंस हों, दोनों ही देशों के जो अमीर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे ना, वो चाहते थे कि भाई किसी तरीके से पिक्चरों में अपने आप को वो देखें, अपनी छवि देखना चाहते थे, यानी जब चित्रकारी हो रही है उसमें वो दिखाई दे। तो पहले क्या होता था, हिंदुस्तानी जैसे हम पासपोर्ट साइज फोटो कहते हैं ना, उस तरीके की फोटो पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, भारतीय परंपरा थी। लेकिन औपनिवेशिक काल में ये जो है इसको कहा जा रहा है यहाँ पर आदम कद। आदम कद का मतलब क्या हुआ कि यूं चित्र होगा पूरा और इसमें पूरा आदमी दिखाई देगा। आदम कद, आदम मतलब आदमी, कद मतलब हाइट, तो आदम कद आकार का होगा। तो जो रूप चित्रण या कहें जो पेंटिंग की ये जो शैली है, ये टेक्निक है, ये दिखाना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी, या फिर ये इसलिए आ रही थी क्योंकि लोग दिखाना चाह रहे थे कि भाई उनकी जीवन शैली कैसी ऐश्वर्यपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण मतलब बिल्कुल रॉयल है। ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य मतलब होता है कि भाई जिसमें खुशी ही खुशी है, जिसमें आराम ही आराम है, धन संपदा पैसा है, और रौब है, दबाव है, लोगों पे उनका एक तरीके से पकड़ है। तो इस तरीके की जीवन शैली को दिखाने का जरिया था ये चित्र। अब इन चित्रों से आपको पता लग जाएगा। इसमें 2 शब्द आए हैं, जरा बता दो। रूप चित्र का मतलब होता है कि भाई ऐसे व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, ये चेहरे की ज़्यादा बात होती है। लेकिन उसके बाद जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अभी जो शुरुआत जो हुई वो तो पोर्ट्रेट साइज फोटो, जैसे हम कहते हैं पासपोर्ट साइज फोटो होती। अब मैं आदम कद की बात कर रहा हूँ। आदम कद में क्या दिखाया जा रहा है, ये सब धनाढ़ शैली दिखाया जा रहा है कि पैसा है हमारे पास, आराम से एकदम आलिशान तरीके से रह रहे हैं। और जो रूप चित्र है वो पोर्ट्रेट, जो मैंने आपको ये बताना, ये पोर्ट्रेट तरीका हो गया। तो इस तरीके की अलग अलग चित्र है कि भाई रूप चित्र मतलब चेहरा दिखाई जाए, रूप चित्रण का मतलब ये होता है कि भाई पोर्ट्रेट साइज में, जैसे आजकल पासपोर्ट साइज फोटो आप कहीं लगाते हैं उस तरीके से। लेकिन अब जो हो गया वो आदम कद वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो रूप चित्रकारी इतनी ज़्यादा जैसे जैसे लोकप्रिय हुआ ये कि यूरोपियन रूप चित्रकार, मैंने कहा कि जैसे जहाँ जहाँ फ़ायदा होगा लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं कि भाई यार यहाँ पर आईटी का काम है, चलो यूएस चले। सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हैं क्योंकि आईटी का, कंप्यूटर साइंस का सबसे पहला काम वहीं होता है या चीज़ें ईजाद वहीं होती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो यूरोपीय आए उसमें से एक साहब आए जिनका नाम है योहान ज़ोफनी। ये जोहान लिखा हुआ है, इसको योहान ज़ोफनी बोला जाता है। और ये जो योहान ज़ोफनी साहब है, इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इन साहब का जन्म हुआ था जर्मनी में। उसके बाद है तो ये जर्मनी में जन्म हुआ था, लेकिन फिर ये आके इंग्लैंड में बस गए थे और फिर ये 5 साल के लिए भारत आए ये साहब, 5 ईयर्स। और ये कब आए थे? 1780 के दशक में आए थे, 1780 में। तो आपको मैं 2 चित्र दिखाऊंगा और एक चित्र इसमें ये वाला देखेंगे, चौथा, और दूसरा ये 5वां। तो ये दोनों चित्र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, उसको देखिएगा कि इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। इसमें इन्होंने दिखाया कि जो भारतीय हैं वो नौकरों की तरह दिख रहे हैं। ओके, भारतीय नौकर दिख रहे हैं और यहां पर जो बंगले हैं या फिर इनका जो आलीशान व्यक्तित्व है, किसका? जो अंग्रेजों का, यूरोपियंस का, वो दिखाया जा रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ज़ोफनी साहब कि भारतीय जो है वो बेचारे दब्बू हैं। यहां पर आप एक चित्र देखिए, यहां पर देखिए एकदम दब्बू की तरह खड़े हुए हैं, राइट। और यहां जो बाकी लोग हैं, यहां ये बेचारा पानी डाल रहा है, ऐसे कोने में खड़ा हुआ है, कुछ चीज दे रहा है। बाकी सब आलीशान तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से पैर फैला के बैठे हुए हैं या दम्भपूर्ण तरीके से खड़े हुए हैं। तो चित्र के बारे में बता देता हूं कि जो
यहां पर आप देखिएगा एक चित्र, तो यहां पर ये खातिरदारी वाला, पहले ये बताता हूं आपको। तो ये कलकत्ता के ऑरियल और जो डैशवुड परिवार का चित्र है, ये योहान जोफनी ने बनाया है, इन्हीं साहब ने बनाया है ये वाला चित्र। और इसमें खास बात ये है कि टॉमस डैशवुड का ये विवाह शार्लेट जूलिया ऑरियल से हुआ था, और इसमें वो उस विवाह में अपने दोस्तों रिश्तेदारों की खातिरदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को तो आप देख ही रहे हैं, इनकी सेवा कौन कर रहा है? इनकी सेवा कर रहे हैं भारतीय लोग, नौकर चाकर इनके भारतीय थे, ये बताने की कोशिश है। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा जो चित्र है वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए ये जो चित्र है इसमें ये, अच्छा ये किसकी है? आपको किसका चित्र दिख रहा है? ध्यान से देखिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, और यहां पर आप देखिएगा उनकी जो पत्नी है वो है बेल्वेडियर एस्टेट। उनका भी चित्रण किया है योहान जोफनी साहब ने। और आप देखें इसके यहां पर आपको महल दिख रहा है, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड होता है। और जो महिलाएं या लड़कियां जो हिंदुस्तानी हैं वो थोड़ा एकदम डार्क में दिखाई गई हैं और बिल्कुल कोने में छिप के दिखाई गई हैं, बिल्कुल एकदम इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दी नहीं गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा अच्छा चित्रण उनका किया जा रहा है और ब्रिटिश लोगों को ऊपर दिखाया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि कई ऐसी जगह थी जिनको अंग्रेजों ने या तो जीत लिया था या फिर अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया था, तो वहां पर उन्होंने अपने रेसिडेंट तैनात कर दिए थे उस राज्य में, उस सल्तनत में। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ का जो राजा था वो पपेट बन गया था, क्योंकि सारा का सारा जो काम देखता था या फिर जिसका फैसला होता था वो तो रेजिडेंट था, है ना। जो रेजिडेंट था वो सारे फैसले करता था ब्रिटिश रूल के तहत। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये लोग जो थे इनमें एक्चुअल पावर तो रही नहीं। तो कई लोग ऐसे थे कि कई लोग जो थे वो रेसिडेंट के जो दखलंदाजी हो रही है, रेसिडेंट जो इसमें एक्टिव पार्ट प्ले कर रहा है इसको नियंत्रित करने में, इस राज्य को, कई लोग इसके विरुद्ध थे, उन्होंने इनका विरोध भी किया। लेकिन कई लोगों ने कहा कि ठीक है यार, ऐसा है कि ये इनकी ना जो श्रेष्ठता है, राजनीतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, मतलब ये पॉलिटिकल या फिर कल्चरल तरीके से हम अंग्रेज़ों को अपना नेता मान लेते हैं, राजा मान लेते हैं। ठीक है, जब हम इनको मान लेते हैं तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जब हमने ब्रिटिशर्स को मान लिया तो फिर इनकी जो टेक्निक्स है, यानी कि जो शैलियाँ हैं, जो चित्रण की शैलियाँ हैं, और जो इनके गोरों के जो चाहत है, उनकी जो रुचियाँ हैं, उनको भी इन्होंने अपनाना शुरू कर लिया। यहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे, ये है मोहम्मद अली खान साहब का। ये नवाब कुछ इस तरीके से थे जिन्होंने मान लिया कि जो भी ये ब्रिटिशर्स हैं उनको इन्होंने एग्री कर लिया, मान लिया, और उसकी उनकी शैलियाँ और जो बाकी चीज़ें थी उसको भी इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। तो हुआ ये था, इनके साथ मैं ज़रा इनका बैकग्राउंड बता दूं कि 1770 का दशक था, तो मोहम्मद अली खान साहब के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद ये पेंशन, कंपनी की पेंशन पे आश्रित हो गए। मतलब अब इनका सारा पावर चला गया, पैसा चला गया, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने कहा था ना कि ये लोग ये यूरोपियन शैली और यूरोपियन जो रुचियां हैं उनको अपनाने लगे थे, जबकि ये पेंशन पे थे। इसके बाद भी यहाँ पर देखिए आप, ये इनका नाम है टिली कैटल, और ये जो साहब देख रहे हैं इनका नाम है जॉर्ज विलिसन। कौन कौन हो गए? टिली कैटल और जॉर्ज विलिसन। तो यूरोपीय कलाकार थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप हमारा ये चित्र बनाइए। और जब ये मोहम्मद अली खान साहब का ये चित्र बनाया गया तो इन्होंने एक तो इंग्लैंड के राजा को, मतलब इंग्लैंड के जो क्राउन थे उनको, और साथ में जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, निदेशक, उनको ये बाकायदा ये अपनी चित्र भेंट किया इन्होंने। देखिए नवाब साहब जो है अपनी सत्ता तो खो चुके थे, है ना, इनके पास कोई पावर तो था नहीं। लेकिन ये अगर ये चित्र देखें, इसमें ये कितने रौब से खड़े हैं और कितने आलीशान तरीके से खड़े हैं। यानी चलो कहीं नहीं तो चित्र में ही हम बड़े बन जाते हैं, चित्र में ही हम नवाब दिखते हैं। ओके, तो ये ऑर्किड के नवाब मोहम्मद अली खान साहब है। ऑर्किड एक जगह है और ये इसको बनाया है, देखिएगा कि एक चित्र है, ये तैल चित्र है, यानी ऑयल पेंटिंग है। ओके, तो अगर आप ये चित्र 6 में आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बनाया है, यहाँ पर क्लियर दिखाया है कि जॉर्ज विलिसन साहब ने, इन्होंने बनाया है।
और किस मुद्रा में, किस शाही अंदाज में, किस दम्भ से कि भी इनके पास भी पूरा ऐश्वर्य है, ये भी बड़े आदमी है, और लेकिन असली में क्या था, बेचारे पेंशन में थे, हार चुके थे। अब इतिहास को चित्रित करना, जो पुरानी चीजें हैं, जो चीज हो चुकी है उसको उकेरना, उसको चित्र के रूप में दिखाना। तो इतिहास की चित्रकारी एक ऐसी श्रेणी थी, एक और ऐसी कला थी। और ये जो इतिहास की चित्रकारी यानी एंशिएंट चीजों को, पुरानी चीजों को दिखाना, ये जो शैली है, इसमें क्या होता था कि जो भी इतिहास में हुआ, जैसे 1750 में ये हुआ, 1800 में ये हुआ, उसको नाटक के रूप में, नाटकीय ढंग से ऐसे करके चित्रों में पिरोया जाता था या दिखाया जाता था। ओके, और ये चित्रण जो था बड़ा फेमस हो गया था, बड़ा इसका सम्मान किया जाता था। और उसका कारण ये था कि इससे जो लोग देखते थे ना, उनको पता लग जाता था कि क्या हुआ है, इसलिए लोकप्रिय हो गया था। राइट। एक चीज देखिएगा कि जो भारत में अंग्रेजों की जो जीत हो रही थी, अंग्रेज जीत रहे थे। अब यहां पर जो ब्रिटिश चित्रकार हैं वो क्या करेंगे, वो ये क्या करते थे कि जो भी चित्रकार हैं, खासतौर पे जो यहां पर मुसाफिर आ गए, घूमने वाले आ गए, और एक तो मुसाफिर के ब्यौरे हो गए कि भाई हम जब गए थे तो वहां ये हुआ था। दूसरा था ये जो चित्र बने थे, उसके आधार पे ये ब्रिटिश जनता जो थी, या ब्रिटिश जो एक्चुअल लोग थे, उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश कार्रवाई हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रही है या जहां भी हो रही है, वो कैसी है। और वो जो कार्रवाई है वो सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यानी ब्रिटिश राज को अच्छी छवि में, अच्छी तरीके से, एक तरीके से क्या कहते हैं, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो अंग्रेजों का यशगान, अंग्रेजों का प्रेज, अंग्रेजों के बारे में अच्छी बात करना, इन चित्रों का मेन काम होता था। ओके, यहां पर कुछ चित्र आपको मैं दिखाऊंगा, कई लोगों के नाम आने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको ये जो है ना, ये चित्र बहुत सारी चीज बता रहा है, तो एक एक करके नाम आएंगे। यहां पर देखिएगा, पहली चीज देखिएगा कि ये जो चित्र है, ये 1762 इसको बनाया है फ्रांसिस हेमन साहब ने। किन्होंने, पहले इनका चित्र देखिए, एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फ्रांसिस हेमन साहब है, उन्होंने ये चित्र बनाया है। ओके, 1762 में फ्रांसिस हेमन साहब ने ये चित्र बनाया। अब इसको, ये जो अभी जो रखा गया आगे चल के, वो है लंदन का जो वॉक्सहॉल गार्डन है, उसमें पब्लिक के लिए रखा गया। आपको याद है कि प्लासी हुई थी, ठीक है, 1757 में शायद हुई थी। तो जो प्लासी हुई थी, इसमें नवाब सिराजुद्दौला साहब है, जो ये चित्र आप ये देख रहे हैं। ओके, और जो मैंने आपको कहा कि लंदन में जो वॉक्सहॉल गार्डन है, वहां पर इसको रखा गया। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वॉक्सहॉल गार्डन है। तो इन्होंने जो चित्र बनाया ये वाला, वो रखा गया वॉक्सहॉल गार्डन में। और इसमें ये हुआ था कि जो प्लासी का लड़ाई हुई थी, इसमें सिराजुद्दौला साहब है, ये हार गए थे। और जब ये हार गए थे, तो ये जब इनकी जगह एक कठपुतली मीर जाफर, जिसको हम कहते हैं बैक स्टैबर, यानी कि बहुत बड़े ये साहब थे, जिन्होंने इनको, मतलब बहुत बड़े साहब नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े, अब उनका शब्द कैसे मैं यूज करूं, ये विश्वासघाती साहब थे। इन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला, इसीलिए हार गए थे। तो मीर जाफर जो है, वो कहते हैं ना, कोई आपके साथ दगा करता है तो बोलते हैं यार तुम तो मीर जाफर हो, गाली की तरह इनका नाम यूज होता है। तो मीर जाफर जो है, वो उनको अंग्रेजों ने बना दिया था, इनको हरा के, किसका नवाब, मुर्शिदाबाद का नवाब, यानी बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। ये साजिश में इन्होंने साजिश की थी अंग्रेजों ने, और इन्होंने ये साहब जो है दिख रहे हैं, मीर जाफर ने मिलकर साजिश की थी, तब ये जीते थे। ओके, तो मीर जाफर को नवाब का जब ओहदा दिया जा रहा है, या ओहदा दिया, तो हेमन साहब ने ये जो चित्र बनाया, इसमें आप देखेंगे कि ये एक तो आक्रमण किया किन्होंने, अंग्रेजों ने, और फिर जीत इनको मिल गई। ठीक, तो मीर जाफर और उनके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी का दृश्य, यानी ये मीर जाफर दिख रहे हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव है, युद्ध हो गया है, उसके बाद का चित्र दिखाया जा रहा है। यही वो दिखाना चाह रहे थे कि अंग्रेज किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, और ये यशगान का तरीका था। क्लियर हो गया? थोड़ा और देखिएगा, ये रॉबर्ट क्लाइव का चित्र है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव, इन लोगों ने ही मिलके इनको हराया था। उसके बाद फिर मीर कासिम भी बने। ये चित्र पूरा इस तरीके से दिखाया गया। ये मीर जाफर है, ये रॉबर्ट क्लाइव है। तो ब्रिटिश सैनिक का एक और
जो एंशिएंट हिस्ट्री में हम जाते हैं और एक और चित्रण यहाँ पर देखेंगे। तो इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इस चित्र को दिखा दूँ, फिर आपको थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े नाम की। ये नाम है हमारा टीपू सुल्तान साहब। टीपू सुल्तान मैसूर के, जिसे कहते हैं टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था इनको, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान करके दूरदर्शन में प्रोग्राम भी आया करता था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसमें सेरिंगपट्टनम बोलते थे उसको, लेकिन मतलब आज सेरिंगपट्टनम है वो, जैसे यहाँ पर क्लियर दिखाओगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे नाम चेंज हुआ उसका। तो पहली चीज समझ लीजिए, पहले इसका नाम था वो था सेरिंगापाटम, सेरिंगापाटम, फिर ये श्रीरंगपट्टनम हुआ। यहाँ देखिएगा ये सेरिंगापाटम था, फिर अब श्रीरंगपट्टनम हो गया। ये इनकी राजधानी थी, मैसूर की राजधानी थी। तो ये सेरिंगपाटम पर अंग्रेज धावा बोल रहे हैं और इसको बनाया है कैर पॉटर साहब ने। किसने बनाया है? कैर पॉटर। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और अब देखिएगा कि जब टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है तो यहाँ पर ये टीपू सुल्तान ऐसे पड़े हुए हैं, इनका शव पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये लाइट है, जो लालटेन है बेसिकली उस जमाने में, तो लालटेन से इनको तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं, इनको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर है ये जनरल सर डेविड बेयर्ड। क्या नाम है? जनरल सर डेविड बेयर्ड। जब इनका टीपू सुल्तान साहब का शव मिला, इनकी जो कॉर्प्स जिसे कहते हैं, डेड बॉडी मिली, तो 4 मई 1799 का ये चित्र है और डेविड विल्की साहब ने बनाया है। तो क्या दिखा रहे हैं इसमें? इसमें दोनों में ही ब्रिटिशर्स का एंशिएंट टाइम में किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को जीता, जगहों को जीता, लोगों को मारा, या फिर किसी तरीके से दूसरे कठपुतली की सरकार बनाई या कठपुतली नवाब बनाए, वो दिखाया गया है। तो ये ब्रिटिश सैनिक कहाँ पहुंचे? वो उन्होंने जब सेरिंगपाटम, जो कि अब श्रीरंगपट्टनम है, उसको जीता, युद्ध हुआ था। आपको याद है कि ये मैसूर के टीपू सुल्तान साहब दिख रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त दुश्मन थे ये, किसके? अंग्रेज़ों के। और इनके पहले इनके जो पिताजी थे हैदर अली, वो भी ऐसे ही थे। तो बहुत सारे लड़ाई हुई है, 4 लड़ाइयाँ हुई, लेकिन फाइनली 1799 में सेरिंगपट्टम की लड़ाई हुई, जो आखिर लड़ाई हुई टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि वो मारे गए उसमें। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज़ पूरी तरीके से चारों तरफ धावा बोल रहे हैं और अंग्रेज़ जो है सिपाही, ये टीपू के सिपाहियों को मार रहे, काट रहे, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यहाँ पर ये दीवारें फांद रहे हैं, टीपू के किले पे जा रहे हैं और यहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये झंडा फहरा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ों की जीत का, इनकी विक्ट्री का यशगान हो रहा है, इन चित्रों से ये दर्शाया जा रहा है। ओके, तो एक तरीके से ये था कि भाई जब जीत होती थी तो भारत और ब्रिटेन दोनों, एक तरीके से ये, अगर कोई जीत आप चित्र में दिखा देते हैं तो ये स्मृति में आ जाता है, दिमागों में लोगों के बस जाता है। और मैंने कहा ना, चित्र जो होता है वो 1000 से 10,000 शब्दों को बयान करता है। अब आप देखिए कि दरबारी कलाकारों का क्या हुआ। इसमें एक शब्द आने वाला है जिसका नाम है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब होता है जो, जैसे अगर मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, इसके एक वॉल में आप चित्र बना दें, यहाँ पे इसको कहते हैं भित्ति चित्र, ठीक है, म्यूरल इसका नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा ये बैटल ऑफ पोलीलूर, पोलीलूर इसका नाम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोलीलूर जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कैसे आएगा बताता हूँ पहले आपको। देखिए, जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान ने कहा कि भाई मैं पहले तो अंग्रेज़ों को किसी तरीके से रोकूंगा, है ना, पूरी कोशिश से रोकूंगा, और अंग्रेज लोगों को और अंग्रेज की जो परंपराएं थी उनको भी टीपू सुल्तान ने रोकने का काम किया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जो सांस्कृतिक परंपराएं अंग्रेजों की उसको मैं नहीं आने दूंगा। उन्होंने उसका विरोध किया। वो ये चाहते थे, टीपू सुल्तान ये चाहते थे कि जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, या कहें स्थानीय परंपराएं हैं, उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, उसको प्रोत्साहित किया। तो अगर सेरिंगपट्टनम आप देखेंगे, सेरिंगपाटम जो पहले था अब श्रीरंगपट्टनम हो गया है, उसकी जो महल है, अगर ये महल मान ले तो इनकी दीवारें हैं, उसमें भित्ति चित्र, म्यूरल जिसे मैं कह रहा हूं, भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पे पेंटिंग। ये जो पहले जो स्थानीय कलाकार करते थे उसी से उन्होंने करवाई। किन्होंने? टीपू सुल्तान। अगर आप जाएं कभी देखें तो अभी भी वो मौजूद है। तो 1780 इसमें क्या हुआ, एक पोलीलूर में बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ और उसका जश्न मनाया गया। और ऐसा जश्न मनाया गया क्यों? क्योंकि जो टीपू सुल्तान साहब हैं और जो हैदर अली इनके पिताजी हैं, उन्होंने अंग्रेजों को, इंग्लिश को बुरी तरीके से हराया, धूल चटाई बेसिकली। और उसके बाद यहां पर ये जो चित्र है, इसका चित्रण आप देखें, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, टीपू सुल्तान, मैंने जैसे बताया 1780 में जो पोलीलूर का युद्ध हुआ,
इसमें अंग्रेज सेना को हैदर अली और जो उसके फादर ही थे टीपू सुल्तान, उन्होंने हरा दिया। और फिर उसके बाद इसी का एक भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र मतलब ये जो महल के दीवारों पर भित्ति चित्र बना हुआ है, उस मतलब किसी कागज पे किसी कैनवस पे नहीं बनाए, ये दीवार पे बना हुआ है। ओके, इसी तरीके से अगर आप मुर्शिदाबाद आ जाए, बंगाल आ जाए, बंगाल में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिराजुद्दौला साहब थे, फिर ये मीर जाफ़र को बनाया किसी तरीके से, क्योंकि इनकी जो ये बेसिकली सेनापति थे इनके सिराजुद्दौला के, तो मीर जाफ़र साहब जो थे वो उन्होंने लड़ाई में पार्ट ही नहीं लिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के साथ इनका पहले ही या फिर अंग्रेज़ों के साथ पहले ही था कि तुम इनको हरवाओ और हम तुम्हें बना देंगे यहाँ का नवाब। फिर किसी तरीके से क्योंकि इनको लोकल काम भी करने थे, फिर इनको हटा के फिर इनको बनाया गया मीर कासिम, तो इसीलिए प्लासी हुई पहले, फिर आगे एक और लड़ाई हुई। तो मुर्शिदाबाद में थोड़ा अलग चीज़ यहाँ देखने को मिलता है कि जब सिराजुद्दौला साहब को हरा दिया गया, इन साहब को हरा दिया, तो इसमें इसके बाद मीर जाफ़र मीर कासिम ये कठपुतली सरकार बना, मतलब नवाब बिठा दिए। ओके, तो हुआ ये कि जो स्थानीय कलाकार थे उनको क्या किया गया, क्योंकि अब जो ये दोनों लोग हैं ये तो ब्रिटिश कठपुतली है या ब्रिटिश पपेट्स कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे, दरबारी कलाकार थे जो इनके दरबार में थे, उनको कहा कि ऐसा है अंग्रेज़ों की चीज़ें तुम अपनाओ। तो अंग्रेज़ों की जो परंपरा थी, उनकी अभिरुचि थी, उनकी कला थी, उनकी टेक्निक थी, उसको इनके जो अंदर के कलाकार थे वो बनाए, ऐसा उन्होंने प्रेरित किया कि इन्होंने, जैसे मीर कासिम हो गए, मीर जाफ़र हो गए। तो एक यहाँ पर आप चित्र देखेंगे, ये जो है ईद का चित्र है, ये ईद का जुलूस निकल रहा है, और यहाँ पर जो स्थानीय लघु चित्र कलाकार हैं, इन्होंने जो यूरोपियन शैली थी, यूरोपियन टेक्निक थी, उसे कहते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जैसा जो चीज़ दिखती है उसी तरीके से दिखाई जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें यूज हुआ है परिप्रेक्ष्य विधि, जिसे हम पर्सपेक्टिव विजन कहते हैं। तो जो चीज़ दूर है वो छोटी दिखाई देगी, यहाँ के लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं, और जो चीज़ पास में है, मतलब आपके पास जो चीज़ है, जो लोग हैं या फिर सामान है या फिर जानवर इसमें देख रहे हैं, वो आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं और बाकी चीज़ें छोटी दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम परिप्रेक्ष्य विधि कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं, यानी पीछे की चीज़ें, दूर की चीज़ छोटी दिखाई दे और पास की चीज़ बड़ी दिखाई दे। तो जो यहाँ के दरबारी कलाकार थे, ख़ासतौर पे मीर कासिम और मुर्शिदाबाद के जो मीर जाफ़र है, उन लोगों के जो दरबारी कलाकार थे, उन्होंने यूरोपियन टेक्निक्स को अपनाया, और फिर उसके बाद उन्होंने नज़दीक और दूर दिखने वाली चीज़ों का बोध कराती हुई ऐसी चित्र बनाई। और यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर इनकी परछाई भी दिख रही है आपको, ये परछाई दिख रही है ना आपको, ये तो परछाई दिखाया ताकि थोड़ा सा यथार्थ तरीके से, थोड़ा एक्चुअल तरीके से चित्र दिखाई दे कि भाई हाँ, रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया। ओके, अब हुआ ये कि अगर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है तो जो स्थानीय लोग हैं, उनके पास, स्थानीय रियासत है, उनके पास तो कुछ बचता नहीं है, वो कैसे खर्चा उठा पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक रियासत है, अब यहाँ का राजा हार गया, अब यहाँ के जो कलाकार हैं उनका खर्चा राजा कैसे उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा ना, ये धन संपत्ति तो खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, ये अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते थे। ये बेचारे क्या करते हैं, इनके पैसा रोटी तो कमानी है ना। मैं परिप्रेक्ष्य विधि थोड़ी और बता दूं आपको, क्योंकि ना ये ज़रूर पूछा जाता है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें दूर की चीज़ छोटी और सामने की चीज़ बड़ी दिखाई देती है। इसी को हम, जिससे हम एक रेखाएं बनाए, पर्सपेक्टिव विजन होता है। ओके, क्योंकि इसमें रेखाएं जो होती हैं वो स्ट्रेट जाती हैं और आगे जाके विलीन होने लगती हैं, अगर आप फिजिक्स की बात करें तो, राइट। ये चित्र मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये ईद के जुलूस का, ये मुर्शिदाबाद के नवाब जो मुबारक दौला है, सैलानी ब्रिटिश कलाकार जी फेरिंगटन साहब ने बनाया हुआ है। और ये तैल चित्र है, तैल चित्र मतलब ऑयल पेंटिंग है, उसकी नकल देख रहे हैं आप। ये इसका जो फेरिंगटन साहब ने बनाया उसका रेप्लिका बनाया, मतलब उसका वो जो तैल चित्र था उसका स्थानीय दरबारी लोगों ने, जो यहाँ पर इनके मुर्शिदाबाद के स्थानीय कलाकार थे, उन्होंने इसका रेप्लिका बनाया। ये एक्चुअल चित्र जो है, अगर इसका ये एक्चुअल चित्र नहीं है, एक्चुअल चित्र तो इन साहब ने बनाया था, जी फेरिंगटन साहब ने, उसी का इन्होंने एक तरीके से अनुकरण किया। अब अंग्रेज अफसर ये बनाना चाहते थे, या अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा था कि भाई जब वो यहाँ पर आए, इंडिया आए, तो यहाँ जो जीवन था वो वैसा नहीं है जो वो इंग्लैंड में बैठ के सोचते थे, कि इंग्लैंड में बैठ के सोच रहे हैं कि इंडिया में ऐसा होता होगा। तो वो ऐसी चित्र बनाना चाहते थे कि भाई जिससे इंग्लैंड के लोगों को बताया जा सके या भारत को समझा जा सके। ओके, मतलब यहाँ से वो ऐसे चित्र लेके जाएं जिससे पूरा जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो जान सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर पौधे,
जानवर, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो स्मारक है, यहाँ जितने भी त्योहार होते थे, यहाँ जुलूस होते थे, प्रोसेशंस होते थे, व्यवसाय जितने हैं, या आप कहें जो दस्तकारी जाति जितनी है, समूह कितने हैं, समुदाय कितने हैं, इन सब की ये चित्र बनाने लगे। ओके, अब ये इस तरीके का जो इंडियन कल्चर या इंडियन पैनोरामा या जहाँ हिंदुस्तान की चीज़ें दिखाने की बात हो रही है, इसको बहुत जल्दी लोगों ने इसको खरीद लिया, खासतौर पे ब्रिटिश लोगों ने खरीद लिया, और इसी को हम कंपनी चित्रों के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंपनी पिक्चर्स के नाम से जानते हैं। नई भारतीय लोक कला, इसमें एक शब्द आने वाला है खर्रा चित्रकार। खर्रा क्या हुआ? जैसे एक कागज का, ये कागज है, इसका आप रोल बना लें, इसको ऐसे यहां से घुमा के ये इस तरीके से रोल बन जाए, तो लपेटा जा सकता है, ऐसी पेंटिंग बनाया जाए जिसको हम ऐसे रोल कर लें, यूं यूं करके, और फिर इसको रोल करके हाथ में लिया जा सकता है। ओके, तो ये खर्रा शब्द आने वाला है। मैं आपको बताऊं कि बंगाल में जो काली घाट, वहां पर मंदिर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है वो, यानी वो एक तीर्थ स्थान है। और उसकी बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां के जो लोग हैं बंगाल में, काली घाट, फिर से समझिएगा, बंगाल के काली घाट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बंगाली लोग समझ रहे होंगे इसको, जो उस रीजन में रहते हैं। और वहां पर जो स्थानीय लोग रहते थे, कलाकार रहते थे, यानी खर्रा चित्रकार, हम इनको पटुआ भी कह रहे हैं। जो खर्रा चित्रकार है, खर्रा समझ गए ना आप, क्या बताया था मैंने, उनको हम पटुआ भी कहते हैं। तो अगर खर्रा चित्रकार कहा जाए या पटुआ कहा जाए, एक ही बात समझिएगा, पटुआ। और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, अगर हम पूर्वी भारत में जाएंगे, जैसे अगर भारत का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ले लें, तो पूर्वी भारत ये हो गया, ठीक है, और उत्तरी भारत ये हो गया। तो ये जो इलाका है, यहां पर आपको कुमोर बेसिकली कुम्हार ही है, जो हम कुम्हार कहते हैं अभी, कुमोर हो गए, कुमोर। और उत्तर भारत की बात हम कहें तो इसी कुमोर को कुम्हार कहने लगते हैं। ये कौन लोग हैं? जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला काम करते हैं। तो ये लोग एक नई जो टेक्निक है, कला शैली चित्रण की, ये डेवलप करने लगे थे, विकसित करने लगे थे। तो हुआ ये कि आसपास के, जैसे कलकत्ता है, आसपास के गांवों से ये सब कलकत्ता आने लगे, राइट। अब क्यों कलकत्ता आने लगे? क्योंकि कलकत्ता एक बहुत बड़ा एक सेंटर बनने लगा था। चाहे आप कॉमर्स के लिहाज से लें, वाणिज्यिक हिसाब से लें, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से लें, या प्रशासकीय केंद्र, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती ये जो बंगाल का मेन पॉइंट था, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजधानी बनाई या ब्रिटिशर्स ने अपनी राजधानी बनाई, वो तो कलकत्ता ही था, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, ब्रिटिश कार्यालय हैं, ऑफिसेस, वो खुलने लगे थे। बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा था, बहुत सारे रोड्स का निर्माण हो रहा था, सड़कों का निर्माण हो रहा था, इमारतें कह लीजिए, इसको सड़क कह लीजिए, इनका निर्माण हो रहा था। बाजार बहुत सारे खुल रहे थे, यानी कि मार्केट खुल रहे थे। ओके, तो लोग यहाँ पर इसलिए आ रहे थे कि वे यहाँ आके वो कमा खा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का रहगुजर चला सकते हैं। तो इसी पद्धति में या इसी सीक्वेंस में यहाँ कलाकार भी आए, कलाकार लोग भी आए, आके बसने लगे यहाँ पर। तो अगर आप 19वीं सदी के मैं पहले ले जाऊँ आपको, तो ये जो मैंने आपको पटुआ कहा, खर्रा चित्रकार, और जो कुम्हार कहा, ये जो थे, ये कुछ और चीज़ें बनाया करते थे। जैसे जो पुश्तैनी, जो पौराणिक विषय है, जैसे मान लीजिए देवी का चित्रण बना लिया, देवताओं को चित्रण बना लिया, इनका चित्रण बनाते थे, यानी माइथोलॉजिकल चीज़ों का चित्रण करते थे। ओके, अब जब ये कालीघाट पहुंचे, जैसे बंगाल के जो मैं कालीघाट इलाका बता रहा हूं, जब ये यहाँ पर आए, तो इसी तरीके की देवी देवताएं, गॉडेसेस, डाइटीज के चित्र ये बनाते रहे। ओके, तो जो खर्रा चित्र, अगर हम परंपरागत रूप से देखें, जो ये बनाया करते थे, तो खर्रा चित्र की जो छवियां हैं, जो भी इसमें जो चित्रण होता था, वो गोलाकार इस तरीके का नहीं होता था, बल्कि बिल्कुल प्लेन होता था, यानी कि उसका 3D आयाम नहीं होता था। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन में दिख रहा है, उसको अगर आप 3D में दिखा सकें, आप जैसे ये स्क्रीन है, ये तो आप 2D है, लेकिन इसमें किसी तरीके से आप कैसे 3D का एक व्यू देंगे, 3D भी दिखा सकते हैं ना आप इसमें,
वो नहीं था, 2D दिखता था, 2 डायमेंशनल दिखता था। ये कहने का मतलब है। हुआ क्या कि जब ये यहाँ पर आए तो ये क्या करते थे, जो भी इस पे पेंटिंग बनाते थे ना उसमें उभार ले आते थे, यानी इसको इस तरीके से बनाते थे, उभार ले आए। जैसे मान लीजिए एक आदमी है यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर इसका मैं प्रतिबिंब दे दूँ किसी तरीके से, तो आपको ये लगेगा, ये यहाँ दे दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ सूरज है, तो एक 3D विजन मिल जाएगा, है ना। तो ये जो उभार इन्होंने पैदा किया, छायाकरण कहते हैं जिसे हम प्रतिबिंब कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो 2D इमेज थी ये 3D इमेज दिखने लगी, त्रिआयामी चित्र ये बनाने लगे। तो इससे क्या होता था कि जो चित्र नॉर्मल 2D ये खर्रे पे बनाते थे, अब ये बहुत रियल लगने लगी थी, यथार्थ रूप में दिखने लगी थी और लाइवली यानी जीवंत दिखने लगी थी। ओके, कहने का मतलब ये है कि चाहे रेखाओं के बारे में बात करें, लाइनें बनानी पड़ती हैं, अलग अलग विवरण हो गए, रंग है, इसका तो काफ़ी कम प्रयोग हुआ शुरुआती दौर में, राइट। लेकिन फिर उसके बाद ये सब इसमें काम होने लगा। मैं इसमें कुछ चित्र दिखाऊंगा और उसकी बात आगे विवेचना करूंगा। 1840 के बाद थोड़ा सा ये जो कालीघाट वाले जो कलाकार हैं, इनमें एक नया रुझान हमने देखा। वो नया रुझान क्या था, क्योंकि मैंने क्या पहले बताया था, ये देवी देवताओं के चित्रण बनाया करते थे। नया रुझान ये आया क्योंकि अब ये कलकत्ता आ गए। अब एक मान लीजिए कोई एक शहर में आए और आप गांव से आए, ये आपका गांव है, यहाँ से आप शहर में आ गए और शहर में आके आपने नई चीज़ें देखी, क्योंकि यहाँ का सामाजिक ताना बाना शहर का, यहाँ का राजनीतिक, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, अंग्रेज आ गए हैं, तो चीज़ें बदलने लगी हैं शहर में, खासतौर पे कलकत्ता शहर और आसपास के जो बड़े शहर हैं उसमें चीज़ें बदलने लगी हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं किस तरीके से ब्रिटिश शासन में, ये ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिशों के कारण अफेक्ट हो रहे हैं, या कहें ब्रिटिश शासन में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, वो इन कलाकारों ने, जो कि यहाँ से यहाँ आए, यानी आसपास के गांवों से जब शहर आए, कलकत्ता आए, तो उन्होंने जो चेंज देखा वो दिखाने शुरू किया। और दिखाने में क्या कर रहे थे, क्योंकि इनके लिए तो नई चीज़ हो गई, तो वो उपहास उड़ाने लगे थे, हंसी मजाक करने लगे थे, या ये कहे कि व्यंग करने लगे थे। अपने चित्रों के माध्यम से वो इन लोगों का, यानी कि हिंदुस्तानियों का, जो इस सामाजिक ताने बाने में बदलने लगे थे, अंग्रेज़ों से अफेक्ट होने लगे थे, या अंग्रेज़ों के कारण जो सामाजिक बदलाव आया था उसमें वो बहने लगे थे, उनका उपहास कर रहे थे। जैसे कोई एक साहब हो गए, वो अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, वो सिगार पी रहे हैं, पश्चिमी आदतें वो ले रहे हैं और सिगरेट पीने का काम कर रहे हैं, कुर्सियों में बैठे हैं, मतलब एक पैर दूसरे के पैर ऊपर करके, ये इस तरीके का। अभी मैं इस चित्र पे आता हूँ, लेकिन बता दूं कि बेसिकली क्या है कि एक आदमी जो कि है हिंदुस्तानी, लेकिन वो बन रहा है विदेशी, वो विदेशी बनने की कोशिश कर रहा है। इसी को वो कह रहे हैं कि पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ा रहे थे। वो ये भी कर रहे थे, इसके अलावा भी बहुत काम कर रहे थे। जैसे जो पुजारी हैं, अब पुजारी धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगे थे, तो ये भ्रष्ट पुजारी जो है, जिनका जो काम था वो नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्ट होने लगे हैं। इसके अलावा औरतें बाहर निकलने लगी घर से। पहले तो ये था कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, औरतें घर से बाहर निकल रही हैं, इनका मजाक उड़ाने लगे थे। और दूसरा ये ज़रूर था कि ये जो अमीर जो लोग थे, क्योंकि जब ये यहाँ से आए तो गरीब लोग थे, इन्होंने देखा अमीर हो रहे लोग, तो अमीरों के खिलाफ एक गुस्सा भी था, इन्होंने ये भी चित्रण में लाया। बेसिकली क्या था कि जो बदलाव हो रहे थे और जो बदलावों के कारण इनको भय था, लोगों को भय था, या यहाँ के भी लोगों को भय था कि भाई ये जो आमूल चूक परिवर्तन हो रहे हैं ब्रिटिश रूल के कारण, जो सभ्यता में परिवर्तन आ रहा है, ये अंग्रेजियत फैलती जा रही है, उसका डर ये अपने चित्रण में दिखाना चाहते थे। ओके, अब मैं आपको इन चित्रों पे ले चलता हूं। ये चित्र आप देखिए, ये यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं, ये हनुमान है और साथ में जम्बुअन, इनके बीच में युद्ध लड़ाई दिखाई जा रही है। ये कालीघाट की पेंटिंग है जिसकी मैंने अभी चर्चा की, और ये कागज़ पर जल रंग, यानी कि ऑयल पेंटिंग से, मतलब जल रंग का मतलब ये होता है कि भाई ऑयल पेंटिंग से काम किया गया। अब देखिएगा कि ये है तो पौराणिक चित्रण, हनुमान जम्बुअन तो हमारे पौराणिक उस विधा में आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आधुनिक रूप दे दिया, हनुमान साहब को जूते पहने दिखा दिया गया। अब यहाँ पर अगर जूते पहने आप दिखा दोगे, हनुमान तो जूता पहनते नहीं थे, है ना, लेकिन ये जूता जो आया है ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से नई चीज़ों का इफेक्ट आने लगा
पौराणिक विधाओं में। एक और चित्र यहां दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये जो तस्वीर है इसमें तीन पेयर्स दिखा रहे हैं, युगल दिखाए जा रहे हैं। तो ये तंजौर इलाका है, इसमें अपना जो समुदाय है, इसमें किस तरीके से धार्मिक, सामाजिक और जो उनका रहन सहन था उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये तंजौर की एक कंपनी पेंटिंग है, तंजौर, साउथ इंडिया की बात हमने काफ़ी की है। अच्छा, एक और यहाँ पर चित्र देखिएगा, इससे आप समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या अभी डिस्कशन कर रहा था। यहाँ पर एक कुर्सी में एक बाबू साहब बैठे हैं, कालीघाट पेंटिंग है ये 19वीं शताब्दी की। आप देखेंगे कि एक बाबू को मस्खरे की तरह दिखाया गया, इसमें व्यंग किया गया, इसमें मजाक उड़ाया गया। देखिए ये जो जूता देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से पहना है, ऊंची एड़ी वाला जूता पहना है इन साहब ने। और ये जिस चेयर पे बैठे हैं देखिए कितनी नुकीली इसका बेस है, जो इसके पाए हैं, पैर हैं इस चेयर के, वो कितने नुकीले हैं। और यहाँ पर वो काम कर रहे हैं जो अंग्रेजियत में होते हैं, जो ब्रिटिशर्स करते थे, इसलिए इनका मजाक उड़ाया गया है एक तरीके से। यहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे, हाथी पे बैठकर ये शेर का शिकार कर रहे हैं, एक अंग्रेज साहब दिखा रहे हैं। ये भी कालीघाट पेंटिंग है। ओके, ये कागज़ पर फिर से जल रंग से बनाया गया है। और बहुत सारे उदाहरण ये दिखाता है कि पटवा कलाकार भारत में अंग्रेजों के जीवन को किस तरीके से देखते थे। कि देखिए कहाँ ये इस पे बैठ के इसको मार रहा है, क्योंकि अंग्रेज शिकार करते थे, शौक था उनका खेल था, और इसी से वो अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि मैं कालीघाट के बारे में बात करूं तो जो कालीघाट में जो तस्वीरें बन रही थी, इसमें यह हुआ कि अब ये बाज़ारों में क्योंकि जब छापा खाना आ गया और इसको छाप के बेचने की विधा डेवलप हो गई। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि ये लकड़ी का तख्ता है, लकड़ी का प्लेट मान लीजिए, इस पर ये खुदाई करते थे, इनग्रेविंग्स बनाते थे, मतलब चिजलिंग करते थे, इस पार्ट को निकाल देते थे। और ये जो खुदा हुआ ठप्पा, इस पे लगाते थे स्याही लगा दिया, और फिर उसको बड़े कागज़ पे लेके ये जो ठप्पा है ये इस पे लगाया करते थे। आप समझ रहे हैं, एक लकड़ी का लिया, इस पे इन्होंने उकेर दिया जो बनाना है, उस पर इंक भर दी और फिर इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। तो इस तरीके का स्याही लगा के ये इसके ऊपर इम्प्रिंटिंग करते थे लकड़ी के ठप्पों से, और फिर इसमें हाथ से या जो भी इम्प्रिंटिंग होगी उसमें रंग भर दिए जाते थे। ओके, तो एक ही ठप्पे से बहुत सारी तस्वीरें बना रहे थे, राइट। तो यहां तो छाप कर भेज रहे थे। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही छापा खाना बनने लगे, ये 19वीं सदी का जो आखिर है, यानी आप 1870-80 के आगे ले लीजिए, यहाँ पर प्रॉपर प्रिंटिंग आने लगी, प्रिंटिंग प्रेस ये बनने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही चित्र के बहुत सारे प्रतिलिपि बनाने जाने लगे, इसकी फोटोकॉपीज बनाने जाने लगी। तो ये गरीब लोग, जो बहुत कम कीमत पे अवेलेबल होती थी, तो जो गरीब लोग होते थे इसको भी खरीद सकते थे, इन कालीघाट चित्रण को, राइट। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये जो चित्र है ना, ये और लोग भी बना रहे थे। खास तौर पे अगर मैं मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय चित्रकारों की बात करूं, इन्होंने क्या किया, मध्यम वर्गीय जो चित्रकार थे, इन्होंने भी ये प्रिंटिंग प्रेस लगा ली है, ठीक है, और ये भी बाजार के लिए ही चित्र बनाना शुरू किया इन्होंने। और एक इसमें शब्द आया है जीवन अध्ययन। तो कलाकार जो है उनके लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन, यानी अगर आप देखिए कि एक इंसान है, उसके हाव भाव से आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, इसी को हम जीवन अध्ययन कह रहे हैं। ये केवल यही वाली चित्रण नहीं, जीवन अध्ययन वाली ही नहीं, बल्कि जो तैल चित्रकारी, ऑयल पेंटिंग मैं कह रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ये मध्यम वर्ग वाले जो लोग थे, या ये कहें मध्यवर्गीय जो चित्रकार थे, ये ऐसे नहीं आ गए थे। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस तरीके से किया, ये बाकायदा ब्रिटिश संस्थान में ट्रेनिंग लेके आए थे, इनको बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो है, ये कलकत्ता आर्ट स्टूडियो जो है, ये 19वीं सदी के आखिर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेस में से एक था। ओके, तो हुआ ये कि जो जितने भी बंगाली व्यक्ति थे, जैसे प्रसिद्ध, जिन्हें हम बंगाली लोग कह सकते हैं और कलाकार कह सकते हैं, इन्होंने कई जो प्रसिद्ध बंगाली लोग हैं उनका चित्रण किया,
क्योंकि ये बाकायदा सीख के आए थे, है ना। प्रेस ये ब्रिटिश कला संस्थानों में इनका बाकायदा प्रशिक्षण हुआ था, तो प्रिंट ये सीख के आए थे। तो ये व्यक्तियों का तो बनाते थे आदमियों का। इसके अलावा ये पौराणिक, जैसे मैंने जो कहा देवी देवता, जैसे अभी हमने चित्रण देखा अपने जामन साहब का और ये हनुमान साहब का, ये भी बनाते थे, राइट। आदम का तस्वीरें भी बना रहे थे, यानी कि पूरा एक आदमी दिखाई दे या आदमी का ग्रुप दिखाई दे, ये भी बना रहे थे। तो ये जो यथार्थ परक पौराणिक तस्वीरें बना रहे थे, जो पुरानी तस्वीरें, एंशिएंट तस्वीरें, और जो एकदम रियल दिखाई दे। तो इसमें इस बैकग्राउंड में क्या करते थे कि जैसे ये बना दिया, अब इसके बैकग्राउंड में ये क्या करते थे, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भूदृश्य, यानी पहाड़ियाँ हो गई, झील हो गई, नदियाँ हो गई और जंगल हो गए। तो क्योंकि रियलिज्म दिखाना चाहते थे, राइट। और अगर आप देखेंगे कि जो कैलेंडर है उसमें भी आप ये वाले चित्रण जरूर देखेंगे, जिसमें देवी देवताओं के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां पर जो मैं जो लोकप्रिय तस्वीरों की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक 20वीं यानी कि 1900 से आगे की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या हुआ कि थोड़ा परिवर्तन हुआ। जो भी चित्र बनने लगे, और ख़ास तौर पे जो नॉर्मल पब्लिक के लिए थे, जिसको हम जन साधारण कह रहे हैं, उनके लिए जो चित्र हो रहे थे उसमें मेनली राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे। राष्ट्रवादी संदेश मतलब होता है नेशनलिज्म, क्योंकि वो जो ज़माना था 1900 के आगे क्या है, 1947 में तो हमारी आज़ादी का समय था। तो यहाँ से शुरू, और इस समय नेशनल मूवमेंट बहुत आगे चल रहा था। तो हर एक चित्र में राष्ट्रवादी संदेश आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ख़ास तौर पे जो भारत माता है, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं माता से, आज भी हम भारत माता ही कहते हैं। उनको एक देवी, एक भगवान के रूप में दिखाया जाता था। वो हाथ में झंडा लिए हुए हैं, राष्ट्रीय ध्वज जो आगे बना, लेकिन उसके पहले जो राष्ट्रीय ध्वज जो भी एक्सेप्ट किया गया, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी झंडा उस समय एक्सेप्ट किया गया वो लिए खड़े हैं। और साथ में बहुत सारे जो राष्ट्रीय नायक हैं, चाहे इसमें मैं अभी आपको नाम भी लूँगा, जो भी बड़े बड़े राष्ट्रीय नायक हैं, या के कहें कि जो नेशनल मूवमेंट में जो बिल्कुल अग्रणी लोग थे, वो माता के चरणों में अपना बाकायदा गला कटवा रहे हैं, शीश नवा रहे हैं। और कई बार ये देखा गया कि जो देवी देवता है वो अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों को मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, राइट। तो वे जो डिस्कशन किया है उसके हिसाब से देखिए, ये भारत माता का एक बड़ा प्रचलित, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लोग इसको बनाते थे और देखते थे। यहाँ पर आप देखेंगे गांधी जी भी दिख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस साहब भी दिख रहे हैं, और बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पर जितने भी उस जमाने के बड़े बड़े लोग हैं वो सारे आप यहाँ पर देख, जबकि रविंद्रनाथ ठाकुर साहब भी है। यहाँ एक चित्र देखिएगा, ये जो चित्र है ये नल दमयंती की कहानी का एक दृश्य है, और जो मैंने आपको बताया था कलकत्ता आर्ट स्टूडियो, वहां पर बना है ये यथार्थ क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें पूरा इन्होंने बैकग्राउंड यूज किया है। मैंने कहा ना, इसको रियलिज्म दिखाने के लिए, कि अगर इन दोनों को बना देते तो काम नहीं बनता। इसके पीछे देखिए पूरा बैकग्राउंड, पूरा जिसे भूदृश्य, पेड़ पौधे सब दिखाए गए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये काली माता का चित्र है, कलकत्ता आर्ट स्टूडियो का ही है। और इसमें आप देखिएगा कि 1905 की मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई सिगरेट, मतलब जो सिगरेट है उसका एक भारतीय ब्रांड का, मतलब इंडियन सिगरेट उसका ब्रांड था, अंग्रेजों ने उसे रोक दिया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये देवी है, ठीक है, काली माता है। और इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश सिपाही है इनको किसी तरीके से, एक तरीके से इनका सर दिखाया जा रहा है। तो ये राष्ट्रवादी विचार था कि हमें अंग्रेजों को हटाना है, ख़त्म करना है, यहाँ से दूर भगाना है। तो एक तरीके से नेशनलिज्म भी दिखाया जा रहा है, इसमें राष्ट्रवाद की भी परिकल्पना को अग्रसरित किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चित्रों की, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो, चाहे वो कैनवस पे पेंटिंग हो, खर्रा चित्र हो, या फिर दीवार पे चित्र हो, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। लेकिन एक और आयाम देखना यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है, और वो है कैमरे की आंख से। इसका मतलब कि पिक्चर्स तो बनाई गई, पेंटिंग्स बनाई गई, इसके अलावा फोटोग्राफी भी हुई। तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ चित्र हैं यहाँ पे, जैसे ये विलियम हडसन के नेतृत्व में जो घुड़सवार रेजिमेंट है,
जिसने 1857 का जो विद्रोह है उसको कुचलने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका इन्होंने निभाई थी, उसका एक चित्र है। और आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा है किस आडंबर से, किस कहेंगे कि दम्भ की मुद्रा से खड़ा है, और बाकी जो सिपाही है वो आसपास खड़े हैं। तो ये फोटोग्राफी भी हुई है। यहाँ पर कुछ और भी आपको चित्र दिखाऊंगा। ये जो है सती चौरा घाट जो कानपुर है, वहाँ पर सैमुअल बर्न साहब है, बूर्न, इन्होंने ये फोटो लिया था। 1865 की बात कर रहा हूँ, ये 1857 के विरुद्ध की आगे की बात हो रही है, और ये 1865 की बात हो रही है। ये जो साहब है सैमुअल बुर्ने, और ये जो है 1860 में या उसकी शुरुआत में ये भारत आए थे, और यहाँ पर इन्होंने एक बाकायदा एक स्टूडियो की स्थापना की। उसका नाम था बुर्ने एंड शेफर्ड। कलकत्ता में इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया एक बाकायदा स्टूडियो, और बहुत प्रसिद्ध स्टूडियो था ये उस ज़माने में। तो अगर आप ये देखेंगे कि इस चित्र की बाकी और चित्र जो मैंने आपको दिखाए उससे अगर आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग खास तौर पे ये जो खंडहर है, जो टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो इमारतें हैं, उनसे बड़े आकर्षित थे, उनकी ज़रूर फोटो खींचा करते थे। ये जो चित्र है यहाँ पर एक इंडियन मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट जो हम आज़ादी के लिए कर रहे थे, बम्बई की सड़क का एक चित्र है। और आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर एक जुलूस निकल रहा है, एक प्रोसेशन निकल रहा है, और ये राष्ट्रवादी प्रोसेशन है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से तस्वीर लोगों ने लेना शुरू किया। तो जो भी सभा हो रही थी, जुलूस इस तरीके से निकल रहे थे, उसकी फोटोग्राफी की। कुछ और चित्र आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अब देखिए, ये जो CST है, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, शिवाजी जी के नाम पे रख दिया गया है। तो ये विक्टोरिया टर्मिनस है मुंबई का। ये जो रेलवे स्टेशन है, इसका निर्माण हुआ था 1878 से 1887 के बीच में, और कई नई इमारतें, इनकी शैलियाँ देखें आप। ये जो मीनारें आप देख रहे हैं, गुम्बद देख रहे हैं, ये जो डोम शेप्ड है, ये नई जो शैलियाँ आई, और बाकायदा क्या हुआ कि ये जो शैलियाँ हैं, ये बाहर की शैलियाँ यहाँ पर मिक्स की गई। इसको खास तौर पे गौथिक शैली कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये गौथिक शैली है, और उससे इसमें बहुत सारे ऐसे गोल मेहराब हो गए, या ये स्तंभ हो गए, ये वाले, ये सब इस आर्किटेक्चर का या वास्तुशैली का उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि यूनानी और रोमन दोनों ही शैली को मिक्स करके यहाँ पर अलग अलग इमारतों को बनाया गया। जैसे ये मुंबई CST हो गया, रेलवे स्टेशन है आज जो CST का स्टेशन है, और यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं ये है सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता का। यह 1860 का चित्र है। राष्ट्रीय कला की चाह, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हम 19वीं सदी की आखिर के बारे में बात करते हैं, यानी कि 1870 के बात करते हैं, और ख़ास तौर पे 1900 की जो शुरुआत है, यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कला है और साथ में राष्ट्रवाद, यानी जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो पेंटिंग बनाना हो या चित्रकला करना हो, दृश्य हो, वो सब राष्ट्रवाद के साथ, नेशनलिज्म के साथ बहुत जुड़ चुके थे। यहाँ पर एक साहब का नाम आप लेना चाह रहा हूँ। इनका नाम है राजा रवि वर्मा। अभी राजा क्यों कहलाए ये भी बताता हूँ। इनका नाम है रवि वर्मा, और ये जितने भी आप चित्र देख रहे हैं ये इनके द्वारा बनाए गए हैं, राजा रवि वर्मा द्वारा। ये बड़े आइकॉनिक पेंटिंग है। शुरुआत में जब हमने डिस्कशन शुरू किया था, वहाँ पर मैंने आपको दमयंती के चित्र बताए थे, और ये बनाया है, कितना रियलिस्टिक दिख रहा है, और ये राजा रवि वर्मा ने बनाया है। तो मैं ये बात करना चाह रहा था यहाँ पर कि जो राजा रवि वर्मा है, ये उन चित्रकारों में थे, उन शुरुआती कलाकारों में थे, जिन्होंने जो आधुनिक, यानी जो बिल्कुल मॉडर्न सी कला शैली थी, और जो राष्ट्रीय कला शैली है, जो हिंदुस्तान की कला शैली है, इन दोनों को जोड़ने और इनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। अब ये जो साहब थे, ये जो, अगर आप केरल में ट्रावणकोर जानते हैं, ट्रावणकोर, ये त्रावणकोर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो केरल का जो त्रावणकोर है उसके महाराजाओं के परिवार से आते थे।
क्योंकि ये महाराजा के परिवार से थे, इसीलिए लोग इनको राजा रवि वर्मा कहते थे, इसीलिए इनके नाम के साथ राजा रवि वर्मा लगा हुआ। जैसे राजा राम मोहन राय, वो राम मोहन रॉय थे, लेकिन क्योंकि वो उस परिवार से आते थे इसलिए उनको राजा की पदवी दी गई थी। या कोई आदमी बड़ा काम कर जाता है तो उनको ये बुलाया जाता है। ओके, तो बेसिकली ये छोटे मोटे आदमी नहीं थे। एक तो ऑयल पेंटिंग जिसे हम तैल चित्रकारी कह रहे हैं, और जो यथार्थ परक जिसको हम रियलिज्म कहते हैं, जो यथार्थ परक वाली जो तरीका है, जीवन अध्ययन का तरीका है, यानी पश्चिमी कला, और दोनों ही पश्चिमी कला थी, मतलब तैल चित्रकारी और यथार्थ परक जो रियलिज्म होता है, दोनों ही पश्चिमी कला पर इनको बहुत ज़बरदस्त महारत थी। और ये होने के बावजूद भी जो राजा रवि वर्मा साहब ने हिंदुस्तानी चित्र बनाए, यानी ऐसे चित्र बनाए जिसमें भारतीय पुराणों का जिक्र मिलता है, राइट। जैसे रामायण हो गई, जैसे आपका महाभारत हो गई, तो इसके बहुत चित्र बनाए इन्होंने, राइट। और जब ये मुंबई प्रेसिडेंसी इसकी यात्रा कर रहे थे, ये साहब जब ये यात्रा कर रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो जितनी भी माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, या जो पुराने ज़माने की पौराणिक भगवान से रिलेटेड या अलग अलग देवी देवताओं से रिलेटेड, उनको इन्होंने मंच पे देखा था, मतलब लोग परफॉर्म कर रहे थे, इसी से इन्होंने प्रेरणा ली और उसी के हिसाब से इन्होंने इनको किरमिच पे यानी कैनवस पे उतारा, किन्होंने राजा रवि वर्मा साहब ने, राइट। तो 1880 की मैं बात करता हूँ, मैंने यहीं से बात शुरुआत की थी, तो 1880 की बात मैं करता हूँ, ये दशक है। इसमें ये जो राजा रवि वर्मा साहब जो चित्र बनाते थे, ख़ासतौर पे जो पौराणिक चित्र बनाते थे, यानी कि पुराने ज़माने के हमारे देवी देवता और उनसे रिलेटेड जिन लोगों के या उनसे रिलेटेड चरित्रों के फोटो बनाते थे, वो राजा और रजवाड़े जो बड़े बड़े लोग थे और जो कला के बड़े प्रेमी थे, कला संग्राहक जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इनका काम, राजा रवि वर्मा का काम बड़ा फेमस हो गया। यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने इनके चित्रों को खरीदा और पूरे महलों की जो दीवारें हैं उसमें राजा रवि वर्मा के चित्र ही दिखाई देने लगे। यहाँ पर अगर आप चित्र देखें, एक जो एनसीईआरटी में है, ये चित्र जो है ये कृष्ण संधान, ये कृष्ण संधान का चित्र है। यहाँ पर कृष्ण जी बैठे हुए हैं और ये राजा रवि वर्मा ने कितना रियलिस्टिक पिक्चर बनाया है। ओके, अब क्योंकि राजा रवि वर्मा के चित्र बड़े फेमस हो गए, लोगों में बड़ी मांग बन गई, तो इन्होंने क्या किया, एक चित्र निर्माण टोली बनाई, जैसे एक ग्रुप बनाया, एक टोली बनाई यानी एक ग्रुप बनाया। और जो बम्बई है, मुंबई जो आज का मुंबई है, जैसे मुंबई है उसके एकदम छोर पे, एकदम कॉर्नर पे इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया। और अब जितने भी इनके पौराणिक चित्र थे या फिर धार्मिक चित्र थे जो लोग बड़े पसंद कर रहे थे, उसकी इस प्रिंटिंग प्रेस में ये प्रतियां बनाते थे, यानी कि कॉपीज़ बनाते थे। और क्योंकि ये अब कॉपीज़ बनने लगी, जो ये बड़े बड़े लोग राजे रजवाड़े खरीदते थे, केवल कला प्रेमी खरीद पा रहे थे ऐसे चित्रों को, अब ये गरीब लोग भी खरीद सकते थे राजा रवि वर्मा का काम। अब हम बात कर रहे हैं अबींद्रनाथ ठाकुर साहब की, और ये नाम इतना बड़ा इसलिए है कि जो बंगाल के नेशनलिस्ट जो कलाकार थे, यानी नेशनलिस्ट आर्टिस्ट थे बंगाल के, उसमें क्या हुआ, इसमें एक नया समूह आया, एक नया ग्रुप आया। तो इस ग्रुप के लीडर आप समझ लीजिए वो कौन साहब थे, वो ये साहब थे, इनका नाम है अबींद्रनाथ टैगोर, एटी कर देता हूँ, अबींद्रनाथ ठाकुर थे। और ये क्यों बड़ा नाम है, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। 1871 से लेकर 1871 से लेकर 1951 तक ये रहे साहब, और बहुत सारे लोग इनके आसपास जमा होने लगे। अच्छा, ये जो समूह था, इनके ये जो कलाकार जो इनके साथ जुड़े, वो रवि वर्मा की जो कला है उसको कहते थे कि भाई ये तो नकल कर रहे हैं, और राजा रवि वर्मा का जो भी काम है वो पश्चिमी रंग ढंग से किया जा रहा है। तो ये लोगों ने कहा कि ना, ये राजा रवि वर्मा का काम बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो शैली है, जैसे अगर आप किसी तरीके से पौराणिक चीज़ों को दिखाएं या प्राचीन चीज़ों को दिखाएं, या जो जनश्रुतियाँ हैं यानी कि जो चीज़ें सुनी गई हैं उसके हिसाब से आप चित्र बनाने की कोशिश करें, वो हिंदुस्तान को, वो हमारे देश को, वो हमारे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को दिखाने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये इन लोगों को कहना था, अबींद्रनाथ टैगोर और उनके साथ जो लोग थे। ओके, इन लोगों का कहना था कि जो भी हमारी शैली है, जो भी हमारी पेंटिंग है,
जो हम पेंटिंग करते हैं वो भारतीय शैली पर आधारित होनी चाहिए, हिंदुस्तानी शैली पर आधारित होनी चाहिए। जो पश्चिमी शैली है उस पे बिल्कुल भी आधारित नहीं होनी चाहिए, उनकी परंपराओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजा रवि वर्मा को तो सारी महारत हासिल थी, लेकिन फिर भी वो पौराणिक वगैरह बनाते थे और वो बहुत सारे लोग उनकी चीज़ें खरीदते थे, लेकिन ये इनके बिल्कुल एक तरीके से क्रिटिक थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो ऑयल पेंटिंग और जो यथार्थ परक शैली, जिसे हम रियलिज्म वाली पिक्चर कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं, तो रियलिस्टिक पिक्चरिंग और ऑयल पेंटिंग, ये जो पाश्चात्य कहें कि वेस्टर्न शैलियाँ थी, वेस्टर्न टेक्निक्स थी, इन्होंने इनसे दूरी बना ली। कि इन्होंने अविंद्रनाथ टैगोर का जो समूह था और अविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, ओके, तो इन्होंने क्या किया, मैं ये चित्र पे आऊँगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि इन्होंने कहा कि जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, बड़ी फेमस गुफाएं हैं, तो अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, उन केव्स के अंदर जो भित्ति चित्र है, यानी कि उनकी दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे, उससे इन्होंने कहा कि भाई प्रेरणा ली जाए, राइट। और एक और चीज़ इन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली, एक तो अजंता अलोरा के जो चित्र थे, भित्ति चित्र यानी जो दीवार पे उकेरे गए थे, इसके अलावा जो जापानी कलाकार थे, जापानी आर्टिस्ट आए थे, हिंदुस्तान आए थे, और ये हिंदुस्तान जब आए थे, ये खासतौर पे जापानी आर्टिस्ट ऐसे नहीं आए थे, ये एशियाटिक कला आंदोलन यानी एशियाई कला आंदोलन, इसके लिए ऐसे लिख देता हूँ, एशियाई कला आंदोलन, इसके कारण आए थे, इसको आगे बढ़ाने के लिए आए थे कि भाई एशिया का जो आर्टिसिज्म है वो सब एशिया वाले मिल के खड़ा करें, उसके लिए जापानी लोग आए थे, उनसे इन्होंने इनकी आर्टिस्टों से बड़ी प्रेरणा ली। दो जगह से प्रेरणा ली, एक तो अजंता अलोरा की गुफाओं से, केव से, और जो जापानीज आए थे, जापानीज कलाकार हिंदुस्तान, उनसे इन्होंने ली। तो आपको मैं कुछ चित्र दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि किस तरीके से अविंद्रनाथ टैगोर ने इन चित्रों को बनाया है, कैसे इन्होंने भारतीय शैली का इसमें उपयोग किया है और हिंदुस्तानी तत्व देने की कोशिश की है। तो अविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो चित्र बनाए, एक आपको दिखाऊंगा, इसमें आप राजपूत लघु चित्र, जो राजपूताना समय में जो छोटे छोटे चित्र बनते थे, उसका बड़ा प्रभाव है। और क्योंकि ये जो प्रभाव है राजपूत चित्रों, लघु चित्रों के बारे में बात कह रहा हूँ, और मैंने आपसे ये कहा कि भाई कई चित्र ऐसे थे जो जापानी से ये संबंधित थे या फिर उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, तो कई चित्र जो है वो जापानी चित्र की तरह हैं, कई अजंता अलोरा में जिस तरीके से चित्र बनाए गए हैं उस शैली से बनाए गए हैं, राइट। ये अभी मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि 1920, अब हम बहुत आज़ादी के पास पहुँचने लगे हैं, तो 1920 के बाद एक और नई पीढ़ी आई। पहले राजा रवि वर्मा आए, फिर अविंद्रनाथ टैगोर और समूह आया, और उसके बाद एक और ग्रुप आया, और वो ग्रुप जो थे वो अविंद्रनाथ टैगोर की जो शैली थी उसके भी बड़े क्रिटिक थे। उनको ये लगता था कि ये चित्र बना रहे हैं ये बड़ी भावात्मक है, यानी बड़ी इमोशनल टाइप है। ओके, चक्कर ये है कि अगर हम भारतीय संस्कृति को तुम अध्यात्म से जोड़ दें, या फिर ये कहें अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दें, तो वो सही तरीका नहीं है। ओके, बेसिकली क्या है, आप प्राचीन ग्रंथ दिखाने लगे या पुरानी चीज़ें दिखाने लगे, पौराणिक चीज़ें दिखाने लगे, वो सब तरीका ठीक नहीं है। ये असली जीवन दिखाइए, जो आज का जीवन है। इन्होंने कहा जो प्रेजेंट जीवन है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग कैसे इस राज में रह रहे हैं, उसको दिखाना ज़रूरी है, राइट। तो प्राचीन कला के बजाय जो अभी ये नया ग्रुप जो आया, इसने कहा कि जो प्राचीन कला है उसको छोड़िए, बल्कि जो आज की जो प्रेजेंट लोक कला है उसको, और जो जनजाति है उनके जो चित्रण है वो करने चाहिए हमें, तभी हम भारत का असली रूप नेशनलिज्म दिखा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये काकुजो साहब की बात करूं, मैं आपको वो चित्र दिखाऊंगा जो हम अविंद्रनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो चित्र है सबसे पहला ये है, अच्छा इसमें अलग अलग जगह की इंप्रेशंस है या फिर कहें इन्फ्लुएंस है। ये जो चित्र है मेरी माँ, ये अविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया है, ये जल रंग से बना हुआ है। यहाँ पर है ये जो चित्र है, ये भी जल रंग से बना हुआ है। ये कालिदास की कविता जो मेघदूत है उसका एक निर्वासित यक्ष है, उसके ऊपर अविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया था। और इसमें देखेंगे कितना धुंध भरा हुआ है। ओके, जो पृष्ठभूमि है इसमें एक धुंध है, यानी कि फॉग है, और हल्का रंग, कोई भी जैसे जो गाढ़ी रेखा है वो आपको नहीं दिखाई देगा, राइट, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये जो चित्रण है वो जापानी शैली का है, जापानी शैली से बनाया गया है।
उसका इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जात ग्रह दाह यानी कि पांडवों का जो वनवास है उसके दौरान जो लाक्षागृह के जलने का जो चित्र है उसका चित्रण किया गया है। अब ये अविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने नहीं बनाया था, ये बनाया था नंदलाल बोस साहब ने। किसने? नंदलाल बोस साहब ने। इसमें भी आप देखें कि जो लाइनें हैं, लकीर है, बड़ा लय पूर्वक ऐसे करके आ रहा है, इन्हें बड़ा बहाव है इसमें, कर्वेचर है। हाथ देखिए कितने लंबे लंबे दिखाए गए हैं, यहाँ पे लंबे हाथ हैं इसमें, और भाव मुद्रा, हर आदमी की भाव दिखाई दे रहा है इसमें, राइट। तो जो अविन्द्रनाथ साहब थे और जो नंदलाल साहब थे वो पुरानी शैलियों का अनुकरण नहीं कर रहे थे, उसका अनुकरण ही नहीं कर रहे थे, मतलब इसका अनुकरण तो कर रहे थे, साथ में जो पुरानी शैली है उसमें अपना ढंग भी डाल रहे थे। तो आप देखें कि किस तरीके से एक 3D वर्जन, त्रिआयामी 3D प्रभाव पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें छाया दिखाई गई है और 3D ये आगे है, ये पीछे है, पूरा 3D वर्जन ये दिखाया दे रहा है। तो ये बेसिकली इसमें आप अजंता अलोरा में जो चित्रण है उसका भाव देखते हैं। यहां पर एक साहब हैं जिनका नाम है काकुजो ओकाकुरा। काकुजो ओकाकुरा। तो 1904 में इन साहब ने एक किताब प्रकाशित की, पब्लिश की, और उसका नाम था पूर्व के आदर्श, यानी कि द आइडियल्स ऑफ ईस्ट। ईस्ट में कौन आते हैं? ईस्ट में हिंदुस्तान आता है ना, और बाकी आप देखिए हिंदुस्तान है, चाइना है, जापान, ये सब ईस्ट में आते हैं। यूरोप के अगर ईस्ट में देखा जाए तो इनकी जो किताब की पहली लाइन थी, किताब की पहली लाइन वही इतनी फेमस हो गई कि इनकी बुक इतनी फेमस हो गई। और पहली पंक्ति क्या थी? एशिया एक है, पूरा एशिया एक है। तो ओकाकुरा साहब ये कहते थे कि जो पश्चिम है यानी कि वेस्ट है, वेस्ट यानी कि यूरोप और इंग्लैंड वगैरह, इन्होंने ईस्ट का, जैसे हिंदुस्तान हो गया, अरब हो गया, जापान, चाइना, ये सब हो गए, इनका अपमान किया है वेस्ट ने, राइट। तो हम सबको, ईस्ट के सारे देशों को, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, हम सबको मिलके इनका विरोध करना चाहिए, वेस्ट का विरोध करना चाहिए। तो ओकाकुरा साहब ने बेसिकली जो जापानी कला है, बड़ी अद्भुत कला है, उस जापानी कला का बहुत रिसर्च किया और उसमें बहुत ज़्यादा अपना इन्होंने कहते हैं योगदान दिया। तो इन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी वेस्टर्न आर्ट है उसके कारण हमारा जो ईस्टर्न आर्ट है वो खतरे में पड़ रहा है। और ये पहली जापानी इन्होंने कला एकेडमी जो इस्टेब्लिश की, उसके प्रधान मेन संस्थापकों में साहब थे। ये साहब आए हिंदुस्तान, यहाँ पर ये मिले किनसे? रविंद्रनाथ टैगोर साहब से, शांति निकेतन में। और रविंद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला किन्होंने? ओकाकुरा साहब के काम ने। अगर आप यहाँ पर इनका चित्र देखिए, एक बहुत शानदार सा चित्र देखिए, ये देवदार के पेड़ है और इतना शानदार प्रेजेंटेशन किया गया है, ये कला कुछ अलग ही है। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।